नमस्कार दोस्तों, आई एम मिलिन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 17 अक्टूबर और हम देखेंगे आज के हमारे द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में कौन कौन से आर्टिकल है डिस्कस करने को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर इकोनॉमी के आर्टिकल के साथ। अभी कहा जा रहा है कि इंडिया के ट्रेड को बूस्ट करने के लिए अधिक कंटेनरों की आवश्यकता है। क्या सच में हमें अधिक कंटेनर की नीड है? क्या हमारे पास जो कंटेनर्स है उससे भी ज़्यादा हमें ज़रूरत है? दोस्तों, कंटेनर्स होते क्या है और हमें इसकी क्यों इतनी ज़रूरत है? सबसे पहले हम जानेंगे कंटेनर्स होते क्या है। कंटेनर्स एक्चुअली वो बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम सामान वगैरह रख सकते हैं। अपने ट्रकों को देखा ही होगा, वे कैसे सामान को कंटेनर्स में भरकर, मतलब वो लोहे के बॉक्स में सामान को रखकर ये ट्रक इस कंटेनर्स के साथ जहाँ इसको जाना है, मतलब जहाँ पर इसके सामान को पहुँचाना होता है, वहाँ पर ये इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। आई नो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। फिर भी कोई डाउट नहीं रहे इसे लेकर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। हमारा इंडिया के ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्यों हमें ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत है? देखते बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें इसे लेकर। आप देख ही रहे होंगे कैसे हमारा ग्लोबल ट्रेड में हमारी ग्रोथ हो रही है। अभी आर्टिकल में कहा जा रहा है कि हमारे ट्रेड में ग्रोथ होने के कारण हमारे इंटरनेशनल लेवल पर गुड्स की शिप मूवमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए कंटेनराइज ट्रांसपोर्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली हमारे इंडिया के ट्रेड में बाधा डालने वाली एक बड़ा चैलेंज एक कंटेनर्स की कमी की है। ये एक चैलेंज है हमारे लिए, जो हमारे व्यापार बढ़ाने के लिए रुकावट डाल रही है। अभी करंट सिचुएशन में हमारे पास कंटेनर्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी काफ़ी कम है और ये हमारे एम्बिशियस टारगेट्स को भी पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता से काफ़ी कम है। ग्लोबल ट्रेड में इन कंटेनरों की इम्पोर्टेंस क्यों है? कंटेनर्स कम हुए तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? देखेंगे दोस्तों आगे इसी पॉइंट पर क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है, इससे हम पर क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना हमारे लिए मायने रखता है। ये सब कुछ बातें आगे देखेंगे। एक्चुअली कंटेनर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हमारे माल को मीन्स गुड्स को बाय रेल, रोड और समुद्र के माध्यम से एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करता है। ये कंटेनर्स ने ग्लोबल ट्रेड को ट्रांसपोर्टिंग टाइम और पोर्ट पर जैसे डिलेज होता था पहले सामानों को लेकर, ये कंटेनर्स के रिनोवेशन के कारण काफ़ी हद तक कम हो गया है। हाउ डज इट वर्क्स? एक बार सामान को हमने उस कंटेनर के अंदर सील कर दिया तो ये बिना किसी ट्रबल्स के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट उस सामान को कर देते हैं। अभी इंडिया प्रेजेंट में इस कंटेनर प्रोडक्शन के बारे में क्या सिनेरियो रखता है? हमारी लोकेशन ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट पर होने के बावजूद भी इंडिया की एबिलिटी ग्लोबल ट्रेड का हब बनने के लिए वो अधूरा ही रहा है। ये कंटेनर प्रोडक्शन कैपेसिटी के कारण हम लिमिटेड रह गए हैं इस मामले में, क्योंकि कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कंटेनर के बिना सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर को गुड्स ट्रेड में एफिशिएंटली संचालित नहीं किया जा सकता। हमारा इंडिया 10,000 to 30,000 एनुअली कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करता है। ये काफ़ी कम है ट्रेड ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और कंपैरिजन में चाइना इसे एनुअली 2.5 to 3 मिलियन कंटेनर्स का प्रोडक्शन करता है, जो डोमिनेट करता है ग्लोबल कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को। हमारे यहाँ हमें कंटेनर्स को बनाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट हमें जाती है $3,500 एंड $4,800 के बीच में, और वही हमारे भाई चचेरे भाई को, मतलब चाइना को, इसके कंपैरिजन में खाली $2,500 to $3,500 तक ही आ जाता है इस खर्चा, ये खर्चा अपने कंटेनर्स बनाने में। और यही कारण हमें कंटेनर ज़्यादातर चाइना से लीज पर लेना पड़ता है।
और इसी कारण भी हमारी पोर्ट का फुल यूटिलाइजेशन करना भी इसी कारण सीमित हो जाता है। इंडिया के पोर्ट जैसे वधवन और गैलेथिया बे, ये पोर्ट के माध्यम से हम अपना ट्रेड ग्लोबल लेवल पर काफ़ी फैला सकते हैं। हमने यही एजम्पशंस को लेकर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था। बस एक बार हमारे कंटेनर्स बनाने की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए, फिर हमें कोई नहीं रख सकता। एक बार जो फिर हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर हमें खुद हमको कोई नहीं रोक सकता। ऐसी सिचुएशन होगी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के बाद। दोस्तों थोड़ा फिल्मी लाइन में चला गया था। अगर नहीं बढ़ी तो ये चीज़ अगर हमारी जो ये कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग की जो बनाने की कैपेसिटी नहीं बढ़ी तो ये इनिशिएटिव जो हमने लिया है वो अंडर परफॉर्मिंग के रिस्क पर ही रहेंगे। विदाउट एडुकेट कंटेनर सप्लाई हमारे यहाँ के पोर्ट्स स्ट्रगल करते दिखाई देंगे जब वहाँ पर उसकी डिमांड्स बढ़ना शुरू हो गई तो। और यही कारण ग्लोबल शिपिंग जियांट्स दूसरे पोर्ट हब्स को अप्रोच करेंगे, जैसे कि श्रीलंका का कोलंबो हुआ, दुबई और हांगकांग जैसे एरिया में ये अप्रोच करेंगे इंडिया को साइड में रखकर। इसी प्रॉब्लम्स को हमारे इंडिया ने काफ़ी गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स को इसे कारण काफ़ी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जैसे मेक इन इंडिया के अंदर, जिसका एम है इंडिजिनस कंटेनर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स कोलैबोरेशन करते दिखाई देंगे कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स को रैंप अप करने के लिए। और दूसरा, इसमें गवर्नमेंट इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स भी मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करेगी। अभी हमारे बजट में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स PIL को रखा गया था। सरकार का ये स्कीम लाने का मेन रीज़न यही था कि एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो, बट लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना बाकी है। कंटेनर प्रोडक्शन में जो रॉक मटेरियल्स यूज़ होती है उसमें गवर्नमेंट GST रिलैक्सेशन भी दे रही है, ताकि मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट कॉस्ट कम आए और वे प्रोडक्शन को बढ़ाने में हमेशा मोटिवेट रहे। कंटेनर के प्रोडक्शन को बूस्ट करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इससे हमारी फ्लाइट कॉस्ट लो हो जाएगी। दूसरा, इसमें हमारे पोर्ट्स ज़्यादा मदरशिप्स यूज़ करके इंडिया की पोजीशन को ग्लोबल ट्रेड हब बनाएंगे, और इस प्रोडक्शन के कारण जॉब क्रिएशन में भी हेल्प होगी, जिससे हम डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसी से हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ दिखाई देगी। फिर हमें किसी कंट्री पर, मतलब चाइना पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें थी इस आर्टिकल में। आप इस मैप में देख सकते हो गैलेथी बे की लोकेशन कहाँ पर आती है। तो देखो, इस लेफ्ट साइड में आपको चेन्नई हमारा जो स्टेट है वो दिखाई दे रहा होगा। उसके नॉर्थ में आपको कोलकाता दिखाई दे रहा होगा, और कोलकाता के जस्ट इस साइड में वो तो बांग्लादेश आता है। हमारे चेन्नई के नीचे के साइड में श्रीलंका आपको दिख रहा होगा। चेन्नई के राइट साइड से अभी अपन 1190 किलोमीटर ट्रैवल करके अगर आते हैं तो वहाँ पर आता है हमारा सबसे ऊपर अंडमान, जो कि आइलैंड है हमारा। फिर उसके नीचे आता है कार निकोबार, फिर थर्ड रैंक पे आता है ग्रेट निकोबार, और वहीं पे हमारा है गैलेथी बे। और यहीं पे हमारा जो रहते ना, ये पोर्ट्स का हब बनाना चाहते हैं हम,
यही से हमारा मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यही से हमने बनाया है, ताकि ये जो देश है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन के देश है, इसी से फिर हम यूरोप होकर मिडल ईस्ट होकर जा सकते हैं। हमारी व्यापार को एक कंटेनर, अगर हमारे पास ज़्यादा कंटेनर रहे तो हमको हमारा ट्रेड बढ़ाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बट लेकिन क्या वही सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। बढ़िया लोकेशन है यार ये। अभी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पॉलिटी के सब्जेक्ट को कवर करता है। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस क्या है? क्या आपने कभी इसको पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लीजिए, आई एम हियर। काफ़ी डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। हमारी आम भाषा में लेस पेंडेंस मतलब एक पेंडिंग लीगल एक्शन होता है। इसके नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं। इस डॉक्ट्रिन का अर्थ है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन कुछ भी नए सब्जेक्ट को पेश नहीं किया जा सकता। अभी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। समझो, आपने मतलब आप कहीं पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो या सोचा है, फिर आप उस जगह गए जहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई, फिर आप देखते हो कि ये प्रॉपर्टी किसी लिटिगेशन के अंदर तो नहीं आ रही है। मतलब आप देखते हो कि ये प्रॉपर्टी बेचने वाला इंसान, उस पर कोई चार्जेस या कोई वो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, कि वो उसके उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई लिटिगेशन आपको नहीं दिखाई देते, तब जाके आप वो प्रॉपर्टी खरीदोगे। इसलिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन यू आर नॉट अलाउड दिस प्रॉपर्टी टू सेल अ थर्ड पार्टी बिकॉज ऑफ लिटिगेशंस। एक क्लियरली मेंशन है इस एक्ट में। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 है, उसके सेक्शन 54 में ये पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल्स में दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें है। तो ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस। अभी रिसेंटली सेंटर के द्वारा कंपनियों को अपने प्रोडक्शन के इन्वायरमेंटली बेनिफिट्स के बारे में झूठे या मिसलीडिंग क्लेम्स करने से रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा इन नियमों के तहत कंपनीज को अपने क्लेम्स के समर्थन में साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करना आवश्यक होता है। ये गाइडलाइंस का एक ब्रॉडर इफेक्ट होता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को क्रैकडाउन करने के लिए। ग्रीन वॉशिंग मतलब क्या होता है? ये ग्रीन वॉशिंग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इवन कंट्रीज भी अपने एनवायरनमेंट के बारे में मेकिंग डूबियस दावा करने के प्रथा को दर्शाता है। शुरू में इस शब्द का प्रयोग प्राइमरीली एडवर्टाइजमेंट के कंटेक्स्ट में इसे यूज किया गया था। बाद में इसकी इम्प्लीकेशंस आर मच ब्रॉडर। ये कंपनीज के द्वारा क्लाइमेट चेंज के फ्रंट पर हो रही प्रगति की झूठी तस्वीर पेश करता है, जिससे दुनिया को आपदा की ओर धकेलता जा रहा है। पर इस चीज़ को इग्नोर करके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए कंपनीज को रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। सोचो कैसा ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभी इसी को लेकर एक फेमस एग्जांपल बताता हूँ आपको। 2015 में वोल्क्सवैगन स्कैंडल के केस में एक कंपनी ने एमिशन टेस्ट को मैनिपुलेट करके इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बताया था, ताकि काफ़ी अभी दूसरी कंपनीज पर भी ये सेम टाइप के ग्रीन वॉशिंग्स के एलिगेशंस है। जैसे कोको कोला हो गया, शेल, बीपी, इन सारी कंपनियों पर भी इस तरह के आरोप है इन्वायरमेंट्स को लेकर। बात इन्हीं कंपनियों पर मर्यादित नहीं रहती है, हमारी गवर्नमेंट्स भी इसमें शामिल है। जैसे कि अपने फॉरेस्ट की कार्बन एब्जॉर्प्शन की क्षमता को वो बढ़ा चढ़ाकर हमेशा अपनी छवि को अच्छा दिखाते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय, और अपनी तबीयत का खास तौर पर ध्यान रखें।
थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है तबीयत में मेरे, इसलिए मैंने लेक्चर भी बनाया है। बट लेकिन हाँ, थोड़ा शॉर्ट रहा है और चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। सर, बहुत मेहनत लगती है यार लेक्चर बनाने में। पीपीटी बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर आपको प्रेजेंट भी करना होता है। प्रेजेंट भी वो कॉन्फिडेंस के साथ करना पड़ता है। ऊपर से आप लोग लेक्चर को पूरा मेरे देखते नहीं हो, बीच में स्किप करके चले जाते हो। इससे भी आदमी को डीमोटिवेशन भी आ जाता है। पर फिर भी मुझे तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मेरा पढ़ाना अभी मेरा ये एम है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, या जो जहाँ पर भी जिनको कुछ द हिंदू न्यूज़पेपर